लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जेनेटिक्स में हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ ली थी। टेस्ट क्रॉस के बेसिस पे क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए लिखो, ये क्वेश्चन लिखो। बताओ टेस्ट क्रॉस किसे बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किसे बोलते हैं? ऐसी क्रॉस जिसमें डोमिनेंट इंडिविजुअल की रेसेसिव से क्रॉस करें और उससे रेशो क्या आए? 1:1 आए तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। अगर रेशो 1:1:1:1 आए तो डायहाइब्रिड। कौन सा है? फोर्थ। चलो लिखो, इसे लिखो जल्दी से। आवाज नहीं। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखो, ऐसी क्रॉस जिसमें मोनोहाइब्रिड बने उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी की क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, वो मोनोहाइब्रिड बनेगा। तो ऐसी क्रॉस को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। ऐसी क्रॉस जिसमें मोनोहाइब्रिड जो है उसकी उसके सेम जीनोटाइप से क्रॉस लगे उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग। क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग। ऐसी क्रॉस जिसमें हाइब्रिड की डोमिनेंट पेरेंट से होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस लगे उसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस। ऐसी क्रॉस जिसमें डोमिनेंट की रेसेसिव से क्रॉस लगे और रेशो 1:1 आए उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये भी था डोमिनेंट और रेसेसिव तो, लेकिन रेशो 1:1 नहीं आ रहा था। इसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड बनाने वाली मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, इसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ऐसी क्रॉस जिससे डायहाइब्रिड बने क्या बोलेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड है कि डायहाइब्रिड है? पहले ये बताओ। मोनोहाइब्रिड है ना?
और मोनोहाइब्रिड की इस जीन के रेस्पेक्ट में क्या लग रही है, क्रॉस लग रही है रेसेसिव से, और रेशो 1:1 भी आ रहा है ना, ये दो टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो बोलेंगे कि ये क्रॉस दिख रही है, दो जीन दिखा रहे हैं, वास्तव में तो क्या है, एक ही हाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड है, उसकी क्या लग रही है, रेसेसिव से क्रॉस लग रही है, और रेशो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इसे भी क्या बोलेंगे, दो जीन दिखाए जा रहे हैं लेकिन ये मोनोहाइब्रिड है, दो गैमेट बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, 1:1 रेशो आएगा। इसे भी क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये क्या है, डायहाइब्रिड है, रेसेसिव से क्रॉस लगेगी, चार टाइप की गैमेट बनाएगा, 1:1 रेशो आएगा, क्या बोलेंगे, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डायहाइब्रिड है, डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस लग रही है, क्या बोलेंगे, डायहाइब्रिड आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे, डायहाइब्रिड आउट क्रॉस। डायहाइब्रिड सेल्फिंग, डायहाइब्रिड सेल्फिंग। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हमें उसमें भी डाउट आने लग जाता है। हमसे आ गया सामने कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी क्या होता है, अब दिन हमको पढ़ रहे हैं क्रॉस क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन पता चला कि उसी में कंफ्यूजन आ गई, ऑप्शन आ गए। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन से क्रॉस को क्या बोलते हैं। दो जीन देख लिए हमने, जैसे दो जीन देखे हम तो बोलेंगे रेसेसिव है, दो जीन है, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, डायहाइब्रिड होना चाहिए, रेसेसिव पेरेंट होना चाहिए, इधर डायहाइब्रिड होना चाहिए, रेसेसिव होना चाहिए, रेशो क्या आना चाहिए, 1:1:1:1, तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहलाएगी। सारी चीजों को फॉलो करेगा क्रॉस तभी तो कहलाएगी। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कब कहलाएगी, जब डोमिनेंट हो एक कैरेक्टर कोई सा, दूसरा उसका रिसेसिव फॉर्म हो और रेशो क्या आए, 1:1 आए, तो क्या कहलाएगी, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो ये हमने टेस्ट क्रॉस के बेसिस पे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब एक नई क्रॉस हम पढ़ेंगे, नाम है रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सी क्रॉस पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये भी मेंडल ने ही करी है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होती है, ये सेट ऑफ टू क्रॉसेस होती है। जैसे मान लो पहली क्रॉस है, उसमें हमने टॉल लिया मेल को और फीमेल को क्या ले लिया, डॉल। और अगली जनरेशन में अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर्स कैसे जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जनरेशन कैसे बनेगी, टॉल बनेगी, कैसे बनेगी, टॉल। लेकिन सेकेंड क्रॉस में हमने क्या किया, जो टॉल है और एक कैसा है, डॉर्फ है। टॉल हमने किसको बना दिया, फीमेल को, और मेल को कैसे बना दिया, डॉर्फ। तो ये फीमेल का जीनोटाइप कैसा रहेगा, कैपिटल टी, डॉर्फ का कैसा रहेगा, स्मॉल टी। अगली जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और सारे के सारे कैसे बनेंगे, टॉल। तो ये फर्स्ट क्रॉस है, ये सेकंड क्रॉस। इस सेकंड क्रॉस में हमने क्या किया, सेकंड क्रॉस में हमने पेरेंट को रिवर्स कर दिया। सेट ऑफ टू क्रॉसेस इन विच इन सेकेंड क्रॉस पेरेंट्स आर रिवर्स। जो पहले टॉल था मेल, अब टॉल को क्या कर दिया, अब मेल को क्या कर दिया, डॉर्फ। पहले फीमेल डॉर्फ थी, अब फीमेल को क्या कर दिया, टॉल। तो पेरेंट को रिवर्स कर दिया जाए, ऐसी दो क्रॉसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी सेट ऑफ टू क्रॉसेस को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये वाली क्रॉस का रेसिप्रोकल क्रॉस कौन सा है, ये। इस वाली क्रॉस का रेसिप्रोकल क्रॉस कौन सा है, ये। ठीक है, ऐसा क्यों किया मेंडल ने, मेंडल ये देखना चाहते थे कि क्या ऐसा करने से जो अगली जनरेशन में कैरेक्टर जा रहा है उसमें कोई चेंज आता है कि नहीं आता। अगर चेंज नहीं आएगा तो हम बोलेंगे सेम रहेगा, अगर दोनों क्रॉस का रिजल्ट, तो हम कहेंगे कि इस कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में पेरेंटल सेक्स का कोई भी रोल नहीं है। किसी को भी टॉल बनाओ, किसी को भी डॉर्फ बनाओ, अगली जनरेशन में इनहेरिटेंस क्या होगा, सेम रहेगा। सेम कैरेक्टर, आगे आगे अगर टॉल बन रहा है पहले में, बाद में भी टॉल ही बनेंगे, भले आपने रिवर्स कर दिया, तो आप बोलोगे पेरेंटल सेक्स का इनहेरिटेंस में कोई भी रोल नहीं। हाँ, अगर रिजल्ट वेरी कर जाता, यहाँ रिजल्ट अलग आ जाता, यहाँ रिजल्ट अलग आता, तो आप बोलते हैं कि देखो पेरेंट के सेक्स को हमने रिवर्स किया तो क्या हो गया, इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा था उसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, उसमें भी चेंज आ रहा है। हम बोलते हैं कि पेरेंटल सेक्स का भी किसमें रोल होता है, इनहेरिटेंस में रोल होता है।
अगर क्या होता, रिजल्ट में क्या आता, वेरिएशन। लेकिन यहाँ रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आया है, तो मेंडल ने क्या कहा कि रेसिप्रोकल जब मैंने क्रॉस करी, जब पेरेंट को हमने रिवर्स करके देखा, रिजल्ट सेम आया, तो हमें ये लगता है कि पेरेंटल सेक्स का इनहेरिटेंस में, कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में पेरेंटल सेक्स का कोई रोल नहीं है। आप किसी भी को भी टॉल बना दो, किसी को भी डॉर्फ बना दो, कैरेक्टर वैसे ही इनहेरिट होगा। मतलब दोनों पेरेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है, सेम। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन अलग होता, दूसरे का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता कैरेक्टर को लेकर के, तो फिर ऐसे जब रिवर्स करते तो रिजल्ट क्या आता, अलग अलग आता। तो इसलिए हमें ये मंडल ने बताया। तो चलो ये लिख लिया आपने, बना लिया। पॉइंट नंबर 1 लिखो। ये वाला, ये वाला, ये सेकेंड और थर्ड। देखो ये 2 जीन दिए हैं, लेकिन इसमें हेटेरोजेगस कंडीशन कितने जीन की, एक इसकी। तो हेटेरोजेगस का नाम क्या होता है, हाइब्रिड। तो अगर दोनों जीन हेटेरोजेगस में होते तो क्या बोलते, डाइहाइब्रिड। लेकिन अभी तो एक ही जीन हाइब्रिड है, तो बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। दिख रहा है 2 जीन, लेकिन वास्तव में क्या है, ये मोनोहाइब्रिड। दिख रहे हैं 2 जीन, वास्तव में क्या है, मोनोहाइब्रिड। और इस मोनोहाइब्रिड की अगर रेसेसिव से क्रॉस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1:1। रिजल्ट क्या आएगा, 1:1। तो ये 2 जीन देख कर क्या, कहीं आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। आपको क्या लगना चाहिए कि ये भले ही 2 जीन दिए हैं, लेकिन हाइब्रिड तो मोनोहाइब्रिड है, तो ये क्रॉस कैसी है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्योंकि रिजल्ट में क्या आएगा, 1:1 आएगा। भले ही 2 जीन दिए हैं तो क्या होगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा, 1:1। 2 ही टाइप के तो गेमेट बनाएगा ये भी 2 टाइप के गेमेट बनाएगा। सेट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स लिखो इसमें, रेसिप्रोकल क्रॉस में सेट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट, set of 2 experiments in which in second cross, या in which in second experiment, in which in second experiment parents are reversed, parents are reversed. Set of 2 experiments in which in second experiment parents are reversed, इसे हम क्या बोल देंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। मेंडल कंडक्टेड रेसिप्रोकल क्रॉस, मेंडल कंडक्टेड रेसिप्रोकल क्रॉस to know, Mendel conducted reciprocal cross to know whether inheritance of character, whether inheritance of character. Mendel conducted reciprocal cross to know whether inheritance of character is dependent on, whether inheritance of character is dependent on parental sex, parental sex or not, whether inheritance of character is dependent on parental sex or not. ये क्यों कंडक्ट करी थी मेंडल ने, वो देखना चाहते थे कि कैरेक्टर का इनहेरिटेंस क्या पेरेंटल सेक्स पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। पेरेंट के सेक्स को रिवर्स कर देंगे तो क्या कुछ अगली जनरेशन में जो F1 में रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा। हमें पता है कि मेंडल ने जो क्रॉस कराई है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया, तो मेंडल ने यही कहा कि पेरेंटल सेक्स का कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं आया ये देखेंगे। मेंडल के जो कैरेक्टर थे उनके जीन थे ऑटोसोम पे। कहाँ थे, ऑटोसोम पे। पी प्लांट में जितने भी 7 क्रोमोसोमल पेयर्स होती है वो सारी ऑटोसोम होती है। सेक्स क्रोमोसोम उसमें होते नहीं है, क्योंकि सेक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता उसमें, फीमेल नहीं होता, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, सारे ऑटोसोम होते हैं। तो हम जानते हैं जैसे अगर ये ह्यूमन भी होता और अगर किसी कैरेक्टर का जीन ऑटोसोम पे होता
तो मेल के पास 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम, फीमेल के पास भी 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम की, और ऑटोसोम्स अगली जनरेशन में मेल भी 22 देगा और फीमेल भी 22 देगा, देगा ना। चाहे अगर आप इधर फीमेल को टॉल कर दो या मेल को डॉफ कर दो, अभी भी फीमेल कितने दे रही है ऑटोसोम 22, और जो फादर है वो कितने देंगे 22। कहने का मतलब कि जब कैरेक्टर का जीन कहां होता है, ऑटोसोम पे होता है, तो ऑटोसोमिक जीन को लेकर के, ऑटोसोमिक क्रोमोसोम को लेकर के मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन जनरेशन में क्या होता है, सेम होता है। इसलिए आप अगर रेसिप्रोकल क्रॉस भी कर दोगे तो रिजल्ट में कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। तो रिजल्ट में रेसिप्रोकल क्रॉस का वेरिएशन कब नहीं आएगा, जब कैरेक्टर का जीन कहां रखा हुआ है, ऑटोसोम पे, क्योंकि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम को लेकर के अगली जनरेशन में फादर और मदर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम होता है। तो लिखो, when genes are present on autosome, when genes are present on autosome, when genes are present on autosome, then result of reciprocal cross, then result of reciprocal cross remains same, then result of reciprocal cross remains same. बताओ क्यों सेम रहा ऑटोसोम पे जीन है, तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ साइड मेल एंड फीमेल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम ऑटोसोम्स को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। 22 फादर भी करते हैं और 22 मदर भी करते हैं। लेकिन अगर किसी कोई ऐसा कैरेक्टर होता जिसका जीन 6 क्रोमोसोम पे होता, तो फिर मेल का कंट्रीब्यूशन अलग होता है, मेल में एक्स और वाई होता है और फीमेल में 2 एक्स होते हैं, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता, अलग अलग होता। तो फिर क्या होता, रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट क्या होता, अलग। अगर कैरेक्टर का जीन साइटोप्लाज्म में भी होता, तो साइटोप्लाज्म में भी होता अगर, तो साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन अगले जनरेशन में कौन करता है, सिर्फ मदर करती है। हमारे पास जितना भी साइटोप्लाज्म हो किसका है, मदर का। तो अगर कैरेक्टर का जीन साइटोप्लाज्म में है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में है, अगर प्लांट है तो प्लास्टिड में है, तो वो जीन कहां से आएगा, सिर्फ मदर से आएगा। तो साइटोप्लाज्मिक कंट्रीब्यूशन से मदर का है, और अगर किसी कैरेक्टर का जीन साइटोप्लाज्म में होगा तब भी अगर रेसिप्रोकल क्रॉस अगर कराओगे तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, अलग। आ रही बात समझ में। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर जीन्स कहां प्रेजेंट हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट क्या रहेगा, डिफरेंट। और ऐसे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को कौन अफेक्ट करेगा, पेरेंटल सेक्स अफेक्ट करेगा। तो लिखें, when genes are present on sex chromosome, when genes are present on sex chromosome or in autosome, sorry, or in cytoplasm, when genes are present on sex chromosome or in cytoplasm, then result of reciprocal cross will be different. Then result of reciprocal cross will be different. बताइए, अगर कैरेक्टर का जीन सेक्स क्रोमोसोम पे होता है और साइटोप्लाज्म में होता है तो रिजल्ट डिफरेंट क्यों आता है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम को लेकर के फादर और मदर का कंट्रीब्यूशन अगली जनरेशन में डिफरेंट है, और साइटोप्लाज्म को लेकर के भी अगली जनरेशन में अलग है, सिर्फ मदर ही साइटोप्लाज्म को क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा, क्या कोई कैरेक्टर ऐसा है जिसका जीन साइटोप्लाज्म पे है और हमें देखने को मिल जाए कि रेसिप्रोकल क्रॉस करी तो देखो रिजल्ट वेरी कर रहा है, ये आपको देखने को भी मिलेगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी बस ये पॉइंट लिख लेते हैं और भूल जाते हैं इससे। ठीक है, सेकेंड, आप बोलोगे कि सर क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसका जीन सेक्स क्रोमोसोम पे है और फिर उसके रेसिप्रोकल क्रॉस करे और रिजल्ट वेरी करे, ऐसा कुछ देखने को मिले, तो वो भी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन कब, जब सेक्स लिंकेज पढ़ेंगे तब। अरे बात समझ में। अभी सिर्फ इतना पॉइंट लिख लिया है कि जीन अगर ऑटोसोम पे होते हैं तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आता है, जीन अगर सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट डिफरेंट आता है। इतनी बात ये मेंडलिज्म हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट। मेंडलिज्म में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था,
मेंडल के जीवन के बारे में समझा था, फिर उसका वर्क रिपब्लिश कब हुआ, रीडिस्कवर कब हुआ, किसने किया, ये समझा था। फिर हमने रीजंस फॉर अनरिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क पढ़ा, फिर रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल्स वर्क पढ़ा, फिर मेंडल के वर्क में कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने लिए थे वो पढ़ा, फिर कितनी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करी, कितनी डाई हाइब्रिड क्रॉस करी, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे F1 जनरेशन बनाई, कैसे F2 जनरेशन बनाई, मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़ी। फिर हमने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर कंक्लूजन्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर हमने पढ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिर पढ़ा हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन पढ़ा, फिर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्वेश्चंस पढ़े, फिर हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ी, फिर हमने आउट क्रॉस पढ़ी, फिर हमने रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ी और मेंडलिज्म को क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, अब हमारे पास है बताओ, अब हमारे पास मेंडलिज्म कंप्लीट हो गया है, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडलिज्म। क्या पढ़ेंगे, पोस्ट मेंडलिज्म। मतलब मेंडलिज्म कब तक है, जब तक उनका मतलब पोस्ट मेंडलिज्म कब से चालू होगा, जब से उनका वर्क रिडिस्कवर हुआ था 1900 ऑनवर्ड्स की अगर बात करें तो हम बोलेंगे ये सब किसका कौन सा जमाना है, पोस्ट मेंडलिज्म। उसमें क्या बातें कही गई थी वो देखते हैं। पोस्ट मेंडलिज्म जेनेटिक्स में पोस्ट मेंडलिज्म, मेंडल के बाद क्या कहा गया ये देखते हैं। पोस्ट मेंडलिज्म, इसमें दो जो भी चीजें पढ़ेंगे उनको दो में हमने बांट रखा है, कैटेगरी बना ली है, क्लासिफाई कर लिया है। एलिलिक इंटरेक्शन और दूसरा है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। दो टाइप के इंटरेक्शंस हमने बना रखे हैं, एलिलिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन का नाम होता है वन जीन इंटरेक्शन, इसी को कभी कभी बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, या इसे ही को कभी कभी बोलते हैं मोनोजेनिक। क्या बोलते हैं, मोनोजेनिक। तो मोनोजेनिक इंटरेक्शन भी वही बात है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन भी वही बात है, ये जो भी लिखा है सब वही बात है, एलिलिक, वन जीन, इंट्राजेनिक या मोनोजेनिक। लेकिन नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे कभी कोई बोलता है टू जीन इंटरेक्शन, कोई बोलेगा इंटरजेनिक इंटरेक्शन। क्या बोलेगा, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। कोई बोलेगा पॉलीजेनिक, एक से ज्यादा जीन है तो क्या बोलेगा, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन बोलेगा। तो सारी बातें क्या है, एक ही। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इनमें होता क्या है। एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है इसे समझते हैं, और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। देखो इधर, ये क्रोमोसोम्स की पेयर है, और मान लो यहाँ पर एक जीन है, मान लो टी वाला जीन है जो हमने पढ़ा है अभी तक। एक कैपिटल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी। दोनों कैपिटल टी भी हो सकते थे, हमने कैपिटल टी स्मॉल टी ली। जब कभी कैरेक्टर वन जीन से कंट्रोल हो, जैसे टी जीन से कंट्रोल हो रहा है, या टी जीन के एलिस से कंट्रोल हो, मतलब कि अभी तक जो कैरेक्टर कंट्रोल हुआ था, हाइट कंट्रोल हुई थी, वो किससे कंट्रोल हुई थी, वन जीन से, टी वाले जीन से, और या बोलेंगे एक जीन से या उसके एलिल से कंट्रोल हुई थी। तो ऐसे कंट्रोल को, ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, कि जब एलील आपस में इंटरेक्ट करेंगे और किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे। जैसे कैपिटल टी आया, दोनों में इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि हाइट कैसे आएगी, टॉल आएगी। कैपिटल टी स्मॉल टी आया, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि हाइट कैसे आएगी, टॉल आएगी। स्मॉल टी आया, इंटरेक्शन हुआ, डिसाइड किया कि क्या आएगा, डॉर्फ आएगा। तो एक जीन जब कैरेक्टर को कंट्रोल करे या उसके एलिस आपस में इंटरेक्ट करे और कैरेक्टर को कंट्रोल करे, उसे हम क्या बोलेंगे, एलेलिक इंटरेक्शन, या क्या बोलेंगे, वन जीन इंटरेक्शन। या विद इन अ जीन हो रहा है, जीन के एलील कर रहे हैं तो बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। एक जीन कर रहा है तो बोलेंगे मोनोजेनिक इंटरेक्शन। तो मोनोजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है जरा बताओ, इंटरेक्शन बिटवीन, क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन एलिस ऑफ अ जीन। टू लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड में कितने होंगे, 2 ही होंगे। एलिस ऑफ अ जीन टू प्रोड्यूस कैरेक्टर, कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या हो रहा है, एलिस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, एलिलिक इंटरेक्शन। आप बोलोगे सर मेंडल ने भी तो यही बात बताई थी, मेंडल ने भी तो यही कहा था ना कि कैरेक्टर वन जीन से कंट्रोल होता है, उसके 2 एलील से कंट्रोल होता है, तो मेंडल ने भी यही पढ़ाया था, एलिलिक इंटरेक्शन ही बताया था। लेकिन मेंडल ने एलिलिक इंटरेक्शन का एक पार्ट बताया था, उन्होंने कहा था कि जब कभी डिसिमिलर फैक्टर होंगे तो एक एलील क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव रहेगा। इसे वो क्या बोलते थे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो उन्होंने भी एलिलिक इंटरेक्शन ही बताया था, ऐसे कैरेक्टर जो वन जीन से कंट्रोल होते हैं, एलिल के इंटरेक्शन से कंट्रोल होते हैं, उसी की बात करी थी। लेकिन एलिलिक इंटरेक्शन का एक पार्ट बताया था, जब 2 डिसिमिलर एलिल होंगे तो एक डोमिनेट करेगा, दूसरा रिसेसिव रहेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो एक जीन से कंट्रोल हो रहा है, उसके एलील से कंट्रोल हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि एक डोमिनेट करे और दूसरा क्या रहे, रिसेसिव। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला डोमिनेट तो करे लेकिन अच्छे से डोमिनेट ना करे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी दिखाए, तो हम क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि दोनों डिसिमिलर एलील क्या हो रहे हैं, इक्वली डोमिनेट हो रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे, कोडोमिनेंसी, तो ये पढ़ेंगे। फिर उन्होंने मेंडल ने बताया था कि एक कैरेक्टर के जो जीन होता है उसके मैक्सिमम कितने एलील होते हैं, 2। जैसे टी वाले जीन के कैपिटल टी स्मॉल टी, आर वाले जीन के कैपिटल आर स्मॉल आर, फ्लावर कलर जीन का कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यही बताया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन होते हैं, उन जीन्स की 2 से ज्यादा एलील्स भी पॉपुलेशन में मिल सकती है। हालांकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 2 ही मिलेगी, लेकिन पॉपुलेशन में क्या हो सकते हैं, 2 से ज्यादा एलील भी मिल सकता है। ये पढ़ेंगे, मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल। मेंडल ने कहा था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, टी जीन हाइट को कंट्रोल करता है, डब्ल्यू जीन फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है, आर जीन सीड शेप को कंट्रोल करता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ऐसे जीन को क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो वन जीन क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे कंट्रोल कर सकता है, कितने एलील रख सकता है, कैसे डोमिनेंस दिखाता है, उसके बेसिस पर हमने इसको बांट दिया है। एलिलिक इंटरेक्शन में हम पढ़ेंगे आईडी, आईडी मतलब, फिर पढ़ेंगे सीडी, सीडी मतलब, फिर पढ़ेंगे एमए मतलब मल्टीपल एलिलेशन, और फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये सारी हेडिंग्स हम किसमें पढ़ेंगे, एलिलिक इंटरेक्शन। फिर हम ऐसा देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको 2 अलग अलग जीन कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम की पेयर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, यहाँ पर एक ए वाला जीन है, उसका एक एलील है स्मॉल है, और यहाँ पर बी वाला जीन है और उसका यहाँ एलील है स्मॉल बी। सेम भी हो सकते हैं लेकिन हम हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिख रहे हैं। जब कभी किसी कैरेक्टर को 2 डिफरेंट जीन मिलकर के कंट्रोल करे तो क्या बोलेंगे, 2 जीन इंटरेक्शन। 2 अलग अलग जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। एक से ज्यादा जीन मिलकर के कर रहे हैं कंट्रोल तो क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन। अच्छा, इस फर्स्ट जीन के ये 2 आपस में क्या है, कैपिटल ए स्मॉल एलील, कैपिटल बी स्मॉल बी आपस में क्या है, एलील। लेकिन ये और ये आपस में क्या है, नॉन एलील। तो जब कभी कोई डिफरेंट एलील क्या करते हैं, डिफरेंट जीन कंट्रोल करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन एलील कंट्रोल करता है। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। तो क्या लिखना चाहिए, इंटरेक्शन बिटवीन, बोलो, इंटरेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट जीन। अगर 2 डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, डिफरेंट जीन बोले या क्या बोले, नॉन एलील्स, नॉन एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस कैरेक्टर। कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कंट्रोल 2 अलग अलग जीन मिलके कर रहे हैं, उनके नॉन एलील्स आपस में इंटरेक्ट करके करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल होगा, नॉन एलील का। तो इस नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के अंडर में हम कौन सी चीजें पढ़ेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट है, आपने सुना भी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सुना है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। सेकेंड है एपिस्टेसिस, सुना है, और थर्ड है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो आगे चल करके हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सब हम यहाँ लिख रहे हैं। पहले पढ़ेंगे आईडी, सीडी, एमए, प्लियोट्रॉपिक जीन, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन सबको अच्छे से अगर समझना होगा तो हमें दो बातें पता होना चाहिए जो हमें पहले से पता है। क्या पता है सर हमें पहले से? ऐसी कौन सी बात है जो हमें पता है? आपको पता है कि स्मॉल टी में अगर मान लो हाइट 5 सेंटीमीटर आ रही है और कैपिटल टी स्मॉल टी में मान लो हाइट 7.5 सेंटीमीटर आ रही है और कैपिटल टी में 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो आप बोलोगे कि कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो डोमिनेंट एलील तो एक्सप्रेशन क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ऐसा कैरेक्टर जिसका एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करे? क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करे, ऐसे कैरेक्टर का नाम क्या रखेंगे? क्वांटिटेटिव। क्या नाम रखेंगे? क्वांटिटेटिव। पता है ये? लेकिन अगर कैरेक्टर ऐसे अफेक्ट होता तो कैपिटल टी होता, कैपिटल टी स्मॉल टी होता, ये 5 सेंटीमीटर होता, ये 10 सेंटीमीटर होता, ये 10 सेंटीमीटर होता, तो क्या बोलते हैं आप? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर डोमिनेंट एलील का नंबर अगर 1 से 2 हुआ तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक्सप्रेशन होने के लिए, कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए डोमिनेंट एलील तो चाहिए ना। अगर डोमिनेंट एलील नहीं होगा तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, अगर डोमिनेंट एलील होगा तो एक्सप्रेशन होगा, चाहे एक हो या दो हो, एक्सप्रेशन उतना ही होगा। मतलब यहां पर कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? डोमिनेंट एलील की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, डोमिनेंट एलील की क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। जीनोटाइप में वो होगा तो एक्सप्रेशन होगा, जीनोटाइप में नहीं होगा तो नहीं होगा। चाहे एक बार हो, दो बार हो, बढ़ने वाला नहीं है, बस होना चाहिए एक्सप्रेशन के लिए। तो यहां पर हम बोलेंगे इट इज डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ डोमिनेंट एलील, दैट्स व्हाई कैरेक्टर विल बी क्वालिटेटिव। क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव। तो ये दो टाइप के कैरेक्टर पहले भी आपको बता चुके हैं, इन सब बातों को पढ़ते वक्त भी ये काम में आएंगे, इसलिए फिर से बता दिया आप लोगों को। ठीक है? लिख लिया? आवाज नहीं। अब हम क्या करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को पढ़ेंगे, लेकिन किससे कंपेयर करेंगे? उसे कंप्लीट डोमिनेंस जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे कंपेयर करेंगे। एक एग्जांपल लेकर के कंपेयर करेंगे। एक रेड फ्लावर्ड प्लांट लिया
और एक व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट लिया, सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं ये, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, ठीक है, होता भी होगा तो पता नहीं है, इसे समझने के लिए ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। रेड व्हाइट एक रेड फ्लावर्ड लिया, एक रेड फ्लावर्ड प्लांट लिया, एक व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट लिया। रेड फ्लावर्ड प्लांट के लिए मान लो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, और व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के लिए क्या है, स्मॉल आर स्मॉल। तो अगली जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस दिखाएगा तो यहां पर कलर कैसा आएगा, रेड है, क्लियर। और अकॉर्डिंग टू मेंडल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर, अदर फेल टू एक्सप्रेस, इट इज कॉल्ड रिसेसिव फैक्टर। अगर ऐसा होगा तो रेड आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, कंप्लीट डोमिनेंस। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, फर्स्ट कि कंप्लीट डोमिनेंसी में कैपिटल आर इज कंप्लीटली डोमिनेंट और स्मॉल आर, कैपिटल आर इज कंप्लीटली डोमिनेंट और स्मॉल आर। चलो सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा कि ये जो F1 बना है, इट रिसेंबल्स टू, ये सिमिलर किसके हैं, दोनों पेरेंट के हैं कि एक ही पेरेंट के हैं, एक ही पेरेंट के। तो पॉइंट हमारा बनेगा F1 रिसेंबल्स टू ओनली वन पेरेंट, टू ओनली वन पेरेंट। अगर मान लो F1 किसी एक ही पेरेंट से रिसेंबलेंस शो कर रहा है, सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो आप बोलोगे ये किसका एग्जांपल है, कंप्लीट डोमिनेंसी का। थर्ड, आप मुझे बताओ कि कैपिटल आर एक बार आए या दो बार आए, रेडनेस उतनी ही रहेगी, रेडनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बोलेंगे कैसा कैरेक्टर है, क्वालिटेटिव। और कैरेक्टर किससे कंट्रोल हो रहा है, वन जीन के टू एलील से, तो क्या बोलेंगे, वन जीन से कंट्रोल हो रहा है तो नाम क्या रखेंगे, मोनोजेनिक। और कंट्रोल कैसे हो रहा है, क्वालिटेटिव, तो मोनोजेनिक क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अच्छा, इसमें क्या ये जो F1 है, क्या इन पेरेंट्स के इस रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट फॉर्म है, नहीं। तो बोलेंगे जब कंप्लीट डोमिनेंसी होती है तो इंटरमीडिएट फॉर्म्स नहीं बनते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म डज नॉट अपीयर। एक पॉइंट और बना लेंगे, सोच के देखो आप, इसकी सेल्फिंग अगर करेंगे और कंप्लीट डोमिनेंसी है तो F2 में फिनोटिपिक रेशो कितना आएगा, फिनोटिपिक 3:1, हॉलोडॉर्फर का कितना आएगा 3:1, और जीनोटिपिक। तो जब कंप्लीट डोमिनेंसी होती है तो फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो बोथ आर डिफरेंट। कैसे होते हैं, आपस में कैसे होते हैं वो, डिफरेंट होते हैं। कहां पर, कौन से जनरेशन में, F2 जनरेशन में। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने पहले पढ़े हैं ये हमने लिखा है। ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें आप देखते हो कंप्लीट डोमिनेंसी, बताइए ऐसे कौन से एग्जांपल है जिसमें आपने कंप्लीट डोमिनेंसी देखी है। जितने भी मेंडेलियन कैरेक्टर्स हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, 7 कैरेक्टर थे ना, वो सारे कैरेक्टर कैसे दिखा रहे थे, यही शो कर रहे थे सब कुछ, सारे मोनोजेनिक क्वालिटेटिव थे, सारे में F1 किससे करता था रिसेम्बलेंस, सिमिलरिटी एक से करता, ये सारे पॉइंट किसके हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर हमने पढ़ा है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को किससे कंपेयर करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी से और कोडोमिनेंसी से। चलो, ये एक कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिराबेली जलापा पे काम कर रहे थे और रेड फ्लावर्ड मिराबेली जलापा लिया और व्हाइट फ्लावर्ड मिराबेलिस जलापा, मिराबेलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, ठीक है। तो कार्ल कोरेंस ने एक रेड फ्लावर्ड मिराबेलिस जलापा लिया और एक व्हाइट फ्लावर्ड मिराबेलिस जलापा लिया। तो उन्होंने सोचा कि मेंडल ने कहा था कि रेड डोमिनेंट है तो कैपिटल आर से लिखेंगे, और व्हाइट कैसा है रेसेसिव, तो इसको हम स्मॉल आर लिखते हैं। अगली जनरेशन में इनका एक्सपेक्टेशन क्या था कि कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा तो क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर क्या होगा, स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट रहे। लेकिन रिजल्ट क्या आया, फिनोटाइप क्या आया, पिंक आया।
तो उन्होंने कहा कि जो मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर one factor can express itself, it is called dominant, and other fail to express, it is called recessive. वो बात हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो रही है। मिराबेली जलापा के फ्लावर कलर का जो कैरेक्टर है वो उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर फॉलो करता तो क्या होता, रेड। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को लॉ का नहीं, लॉ का दर्जा नहीं दूंगा, क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि उसका एक्सेप्शन तो मैंने ही डिस्कवर कर लिया है। वो तो मेरा बिली जलापा में जिसमें मैं काम करता हूं वही काम नहीं कर रही है, तो बाकी प्लान का तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को लॉ का क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने कितने लॉ बनाए थे कार्ल लोरेंत्ज ने? दो। फर्स्ट क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड सेकंड क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बना? उन्होंने बताया कि यहाँ क्या हुआ होगा। तो कार्ल लोरेंत्ज के शब्दों में क्या बोलेंगे हम कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर साइज से कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, इसीलिए कौन सा कलर आ रहा है? पिंक आ रहा है। पिंक कलर बनाने के लिए रेड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जब आप कभी ड्राइंग वगैरह करते होंगे तो रेड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा व्हाइट मिलाते हैं पिंक बन जाता है। तो पिंक कलर में मतलब कि ये डोमिनेट तो कर रहा है कैपिटल आर, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं दिखा रहा है। इसलिए यहां पर उन्होंने बोला कि यहां पर पिंक आने के पीछे कारण क्या है? कैपिटल आर इज नॉट completely dominant over small r, completely dominant over small r। इसीलिए इसको हम तब से क्या बोलने लग गए हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलने लग गए हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, यहां पर जब कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती है तो F1 जो होता है वो किससे रिसेम्बलेंस शो करता है? किसी से नहीं, है ना? इधर पर मतलब किसी से भी नहीं। F1 does not resemble to any of the parent, किसी से भी सिमिलरिटी शो नहीं करे। क्लियर सबको? चलो, यहां पर ये जो कैरेक्टर है फ्लावर कलर कितने जीन से कंट्रोल हो रहा है? एक जीन से कंट्रोल हो रहा है। कैसा बोलेंगे? मोनोजेनिक। लेकिन क्वालिटेटिव बोले कि क्वांटिटेटिव बोले? एक भी कैपिटल आर नहीं था तो व्हाइट था, एक कैपिटल आर आया तो एक्सप्रेशन आया, पिंक हुआ। दो कैपिटल आर आए तो एक्सप्रेशन और बढ़ गया रेडनेस का, कैसा आ गया? रेड आ गया। तो मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव, क्या बोलेंगे? मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। क्या इसे हम इंटरमीडिएट फॉर्म बोल सकते हैं? रेड और व्हाइट का मिक्स करके बना है, बोल सकते हैं। तो इंटरमीडिएट फॉर्म्स कहां आते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंटरमीडिएट फॉर्म अपीयर्स। चलो यहां पर सोच के देखो, वैसे तो बना के देखेंगे इसके एग्जांपल में क्रॉस, लेकिन सोच के देखो अगर इसकी सेल्फिंग करवाएं तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 1:2:1, 3:1 आएगा क्या? नहीं, रेड भी आएंगे, पिंक भी आएगा, व्हाइट भी आएगा, तो 1:2:1 हो जाएगा। करके भी देखेंगे क्रॉस अभी, लेकिन अभी लिख लेते हैं पी आर एंड जी आर बोथ आर सेम। कितना रहेगा? 1:2:1। कौन से जनरेशन में? F2 जनरेशन में। इसके कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है, 4 एग्जाम्पल बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बस इन पॉइंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब कोडोमिनेंसी पे चलते हैं। रेड फ्लावर्ड प्लांट लिया, एक व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट लिया, जिसमें फ्लावर रेड आते थे, एक में व्हाइट आते थे। अगली जनरेशन में देखा तो फैक्टर्स क्या हुए? कैपिटल आर स्मॉल आर हुए। क्या सोच सकते थे, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारा कि भाई कैपिटल आर अगर कंप्लीट डोमिनेंट होगा तो रेड आएगा, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करेगा तो पिंक आएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ? रेड के पैचेस भी आए और व्हाइट के पैचेस भी आए, रेड एंड व्हाइट दोनों आए, दोनों एक्सप्रेस हुए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, रेड पैचेस भी आ रहे हैं, व्हाइट भी आ रहे हैं। तो इसको पहली बात तो ये दोनों के दोनों एलील कैसे हैं? इक्वली डोमिनेंट, क्योंकि ये कैपिटल आर भी चला रहा है अपनी और स्मॉल आर भी अपनी बराबर चला रहा है। रेड पैचेस और व्हाइट पैचेस क्या आ रहे हैं? इक्वली आ रहे हैं। तो ये कैसे हैं दोनों एलील आपस में? को डोमिनेंट। कैसे हैं?
इक्वली डोमिनेंट है मतलब को डोमिनेंट है। तो को डोमिनेंट है तो आप बोलोगे कि सर इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ही गलत है, क्योंकि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, एक तो कैपिटल आर लिख रहे हो, दूसरे को क्या लिख रहे हो, स्मॉल आर लिख रहे हो। और रिप्रेजेंटेशन से लगता है कि कैपिटल आर लिखा हुआ है वो एलिल कैसा है, डोमिनेंट है। स्मॉल आर जो लिखा है वो कैसा लगता है, रेसेसिव लगता है। तो जब भी कोडोमिनेंसी हो तो हमें ऐसा लिखना नहीं है, हमें कैसा लिखना है, एक एलिल को तो R1 लिखेंगे और सेकेंड एलिल को क्या लिखेंगे, R2 कैसे लिखेंगे, R2 और इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, R1 R2। तो अब ठीक समझ में आएगा कि R1 R2 आपस में क्या है, एलील है। R1 रहेगा तो रेड आएगा, R2 रहेगा तो व्हाइट आएगा। अगर R1 R2 रहेगा, दोनों इक्वली डोमिनेंट रहेंगे तो रेड के पैचेस भी आएंगे और व्हाइट के पैचेस भी आएंगे। तो बताओ यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना चाहिए, बोथ एलील्स आर, हाँ बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। आप मुझे बताओ F1 जो होता है उसमें क्या रेड पैचेस हैं, तो इस पैरेंट की तरह भी दिखता है। क्या व्हाइट पैचेस है, तो इस पैरेंट की तरह भी दिखता है। तो क्या बोलेंगे, F1 रिसेंबल्स टू बोथ पैरेंट। चलो मुझे बताओ आपकी रेडनेस यहां पर क्या है, नहीं है, यहां R1 नहीं है। एक R1 आया तो रेडनेस का एक पैच आ गया, ठीक है। दो R1 आए तो रेडनेस के पैच के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि रेडनेस डार्क हो गई, रेडनेस पहले भी उतनी ही थी, हालांकि वो पैचेस के फॉर्म में थी। लेकिन जब दो R1 आ गए तो पूरा फ्लावर क्या हो गया है, रेड हो गया। लेकिन रेडनेस की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। एक R1 है तब भी रेड उतना ही है, दो R1 है तब भी रेड क्या है, उतना ही है। इंटेंसिटी उसकी एक्सप्रेशन की, उस कलर के एक्सप्रेशन की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। हाँ ऐसा है कि एक R1 है तो पैच के फॉर्म में आ रहा है, एक स्पॉट के फॉर्म में आ रहा है। दो R1 है तो पूरा फ्लावर रेड आ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अगर R1 आए पूरा फ्लावर रेड रहेगा, उसकी जो रेडनेस रहेगी सेम रहेगी, एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसे कौन सा कैरेक्टर बोले भाई, रेडनेस के एक्सप्रेशन में अगर चेंज होता, डोमिनेंट एलील अगर मान लो R1 1 से R1 2 हो जाते और रेडनेस अगर बढ़ जाती, यहाँ पर लाइट रेड होता, यहाँ पर डार्क रेड होता, तो क्या बोलते, क्वांटिटेटिव बोलते। लेकिन एक R1 हो चाहे दो R1 हो, क्या बोलेंगे, सेम रेडनेस आ रही है, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। तो वन जीन से कंट्रोल हो रहा है, और एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, मोनोजेनिक क्वालिटेटिव। क्लियर, कैसे हमने उसको समझा, समझ में आया बात, क्वालिटेटिव को हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल याद रहेगा। चलो इंटरमीडिएट फॉर्म बोलूं क्या इसको मैं, रेड और व्हाइट का, नहीं, इसे इंटरमीडिएट फॉर्म उसको बोलते जो मिक्सिंग से आता है। यहाँ तो रेड भी अलग आ रहा, व्हाइट भी अलग आ रहा, तो ऐसा ही इंटरमीडिएट फॉर्म थोड़ी ना है। तो बोलेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म्स यहाँ पर भी अपीयर नहीं होता है। जब कभी कैरेक्टर क्या दिखाए, कोडोमिनेंसी दिखाए, तो इंटरमीडिएट फॉर्म्स नहीं बनते हैं। चलो सोच के बताओ कि PR कितना होगा, F2 के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा। R1 में रेड आएगा, R1 R2 में इससे पैचेस के फॉर्म में आएगा, R2 में व्हाइट आएगा, रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। अभी बना के देख लेंगे, ठीक है। PR एंड GR बोथ आर सेम इन F2। देखो बच्चों, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसमें हमें समझ में आ रहा है, कार्ल कोरेंस को लगा ऐसा कि भाई जब मैं रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस करता हूं तो पिंक आता है, और ये पिंक जो आ रहा है इसमें हम बोलेंगे कि रेड और व्हाइट के बीच में क्या हुई है, मिक्सिंग हुई। तो कार्ल कोरेंस ने कहा कि ये पिंक आने के पीछे कारण है, फिनोटाइप के बीच में क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। इसे हम क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक ब्लेंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक ब्लेंडिंग बोलेंगे।
उन्होंने सोचा कि क्या फिनोटाइप तो ब्लेंड हो रहे हैं, वो तो दिख भी रहा है, पिंक आ रहा है तो, लेकिन अंदर जो इसमें से फैक्टर आ रहा है कैपिटल आर, इसमें से जो स्मॉल आर आ रहा है, क्या ये फैक्टर आपस में मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये ब्लेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस F1 की सेल्फिंग करी। क्या करी, F1 की सेल्फिंग। और फिर F2 में जो क्या आ गया, ये अगर कैपिटल आर स्मॉल आर से अगर मिक्स नहीं होगा, तो जो F1 ऑर्गेनिज्म है जब सेल्फिंग करेगा तो कैपिटल आर गैमेट अलग बनेंगे, स्मॉल आर अलग, कैपिटल आर अलग होगा, स्मॉल आर अलग। तो F2 में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आएगा, आएगा ना। और F2 में अगर स्मॉल आर आएगा मतलब व्हाइट आएगा, तो हम समझेंगे कि इन फैक्टर के बीच में क्या है, ब्लेंडिंग नहीं हुई है। तो देखा उन्होंने, कार्ल कोरेंस ने क्या किया, जब F1 बनाया तो उन्हें ऐसा लगा कि फिनोटाइप में तो पक्का क्या हो रही है, ब्लेंडिंग हो रही है, फिनोटाइप तो मिक्स हो रहा है, लेकिन अंदर जो फैक्टर्स रखे हुए हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको चेक करना है। तो उसके लिए उन्होंने F1 का क्या किया, सेल्फिंग किया। और F1 का जब सेल्फिंग किया और F2 बनाया, उस F2 में अगर व्हाइट आ जाएगा तो हम क्या समझेंगे कि ये शायद से फैक्टर के बीच में ब्लेंडिंग नहीं हुई है। क्योंकि व्हाइट कब आएगा, जब स्मॉल आर होगा। और स्मॉल आर कब होगा, जब इस कैपिटल आर से स्मॉल आर क्या होगा, अलग, कैपिटल आर से स्मॉल आर क्या होगा, अलग। और जब कैपिटल आर से स्मॉल आर प्रॉपर तरीके से अलग होगा, तभी तो अगली कंडीशन F2 में स्मॉल आर आएगी, तभी तो व्हाइट आएगा। अगर सोचो मिक्स हो जाता तो क्या कभी स्मॉल आर अलग होता, क्या कभी वापस से व्हाइट आता, नहीं आता। तो अगर F2 बनाएंगे और व्हाइट आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स के बीच में ब्लेंडिंग नहीं। क्या व्हाइट आया होगा, आया है। तभी तो उन्होंने सेग्रीगेशन के जो लॉ है उसे क्या बोला है, यूनिवर्सल बोला, कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट में आपको फिनोटाइप में ब्लेंडिंग भले ही दिख रही है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो दो फैक्टर रखे हैं वो ब्लेंड नहीं हुए हैं। वो जब अगली जनरेशन बनाएंगे तो कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग। मेल पार्ट में भी ऐसा होगा, फीमेल पार्ट में भी ऐसा होगा, और सेल्फिंग के बाद क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। हमारी बात समझ में, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो सिर्फ यहां पर फेनोटाइपिक ब्लेंडिंग हो रही है। कोडोमिनेंसी जब होती है तो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे इनहेरिट होता है, पैचेस के फॉर्म में होता है। और पैचेस के फॉर्म में होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोजेक इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे, मोजेक इनहेरिटेंस बोलेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये सारे हमने कुछ कंप्लीट डोमिनेंसी को लेके पॉइंट लिखे और उनके बीच में कंपैरिजन कर लिया। आपको अभी अच्छे से याद हो जाएगा। अगर एक एक करके पढ़ाते हैं तो बोर भी हो जाते हैं, और वो कंपैरिजन प्रॉपर फिर करना पड़ता है आपको मन में, इसमें ये होता है, ये होता है। हमने ऐसा लिख लिया, एक बार में समझ में आ जाएगा। लिख लिया, अब इसको मिटा देते हैं। अच्छा, लिखना चाहते हो, इसके भी एग्जांपल्स, इन सब के एग्जांपल्स हम अभी पढ़ेंगे। अगर तूने ये नहीं लिखा है ना तो तू शायद ही लिख पाएगा, इससे अच्छा तो लिखे ही मत, ठीक है। ऐसा रियल में होता नहीं है। ये तो हमने एक एग्जांपल लेके समझा ना, रियल में तो क्या होता है अभी एग्जांपल समझूंगा। अभी तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक फ्लावर कलर का एग्जांपल लेके सारी बातों को समझ लिए। अब इसके एग्जांपल अलग है, उसके एग्जांपल अलग है, सबका अलग अलग तरीके समझना होगा, सब समझ में आ जाएगा। अभी एग्जांपल की जैसे बात करूंगा अपने आप समझ में आ जाएगा वो क्या रहा है। अभी बस क्या ध्यान रखना है, दो डिसिमिलर एलील अगर आपके पास है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही काम करे दूसरा काम ही ना करे। ऐसा होगा तो क्या होगा, कंप्लीट डोमिनेंस। दो डिसिमिलर एलील आपके पास है, ऐसा हो सकता है कि एक ज्यादा काम करे कम काम करे, क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एलील क्या करे, इक्वली काम करे, क्या होगा, कोडोमिनेंस। जब ये होगा तो क्या क्या होगा, F1 किससे रिसेम्बलेंस शो करेगा, किससे नहीं करेगा, ये पॉइंट याद करो। कब इंटरमीडिएट बनेगा, किसको क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलेंगे, किसको क्वांटिटेटिव बोलेंगे, इस पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। इसको इसको क्वालिटेटिव क्यों बोला, इसको रिलेट किया था तो क्या कान बंद कर लिया था।
हाँ बोल बोल बोल, अरे बोल बोल पूछ। इसको रिपीट करो एक बार। हाँ इंटेंसिटी में जो जो भाई रेड कलर में अगर मान लो एक अगर आएगा डोमिनेंट एलिमेंट, मान लो R1 आया, एक R1 रेड को कर रहा है, एक R1 आया, तो रेडनेस पेज के फॉर्म में जरूर आई है, लेकिन वो रेडनेस क्या रहेगी, उतनी रहेगी। चाहे दो R1 आए, पूरा फ्लावर रेड हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। इंटेंसिटी में अगर चेंज आता तो क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्योंकि अगर एलील अगर इंक्रीज हो रहा है और अगर वो जिस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा रहा है वो भी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पर एक आए या दो आए, रेडनेस तो ऐसी ही है ना। हालांकि पहली बार पेज के फॉर्म में आई है, दूसरा पूरा फ्लावर हुआ है, लेकिन रेडनेस को देखो तो वो तो सेम है, इसलिए क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं। ठीक है, उसने पूछना ही बंद कर दिया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के यहाँ पर दो एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं। फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, इसका जो फ्लावर होता है शाम को 4 बजे खिलता है, 4 o'clock प्लांट, तो इसे 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। इसे हम गुल ए बांस भी बोलते हैं। फ्लावर कलर ऑफ एंटीरिनम मेजस, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और ये डॉग की तरह दिखता है फ्लावर, इसलिए इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं। किसी को ये ड्रैगन की तरह दिखता है, देखने का तो नजरिया है, किसी को ड्रैगन की तरह दिखेगा, किसी को कुत्ते की तरह दिखेगा। तो जिसका अगर ड्रैगन की तरह नजर आ रहा है तो क्या बोलोगे, स्नैप ड्रैगन। अगर डॉग की तरह नजर आया तो डॉग फ्लावर। नॉर्मल उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एंटेरिनम मेजस। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों के अंदर फ्लावर एक जैसे आते हैं, रेड आते हैं, व्हाइट आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर होता है तो पिंक आता है। तो दोनों में हमें एक ही चीज पढ़नी है, इसकी पूरी क्रॉस बनाकर देख लेते हैं। चलो बताओ मुझे, रेड फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, क्या लिखे यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ पर क्या लिखे, स्मॉल आर स्मॉल आर। F1 में क्या आएगा बोलो, कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों में क्या आएगा बताओ, फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग होगी, क्या आएगा, पिंक। अगली जनरेशन में देखना चाहते हो कि ये फैक्टर ब्लेंड हुए कि नहीं हुए हैं, इसको देखना है तो क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग अगर हम करें और अगर प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन अगर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल। मतलब रेड भी आएंगे, पिंक भी आएंगे, पिंक और आएंगे, व्हाइट आएंगे। क्या रिजल्ट रहेगा, पी आर एंड जी आर बोथ आर इक्वल टू 1:2:1। ठीक है, तो ये सिंपल है, सब कई बार किया हुआ है, बस यही देखना था कि रेशो कैसे 1:2:1 सेम हो रहा है। तो ये याद कर लेना, याद करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे याद हो जाएगा। बस ये एग्जांपल याद कर लेना। ये अच्छा, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड तो एनसीईआरटी का है, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल को लेकर के ही कार्ल लोरेंज ने क्या किया था, आईडी को डिस्कवर किया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। लेकिन एनसीईआरटी को ने क्या एग्जांपल दिया है, एंटीरिनम मेजस। ठीक है, चलो मैं आपको दो एग्जांपल और बताता हूं।
अब जो मैं दो एग्जांपल बताऊंगा उसमें से एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है और एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लिख लेते हैं। फेदर कलर ऑफ एंडालुसियन फाउल। जो एक एंडालुसिया करके एक स्पेन में एक कम्युनिटी है, वहां पर जो फाउल होती है, बर्ड्स होते हैं, मुर्गा मुर्गी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंडालुसियन फाउल बोलते हैं। उनका जो फेदर कलर है, किसी में फेदर कलर कैसे होता है? ब्लैक होता है, किसी के अंदर क्या होता है? व्हाइट होता है। ब्लैक होगा, कैपिटल भी लिखेंगे, व्हाइट होगा, स्मॉल भी। अगली जनरेशन जो बनेगी वो कैपिटल भी स्मॉल भी, और वो कलर कैसे आ जाएगा? ब्लू आएगा। कैसे कलर आएगा? ब्लू आएगा। आप बोलोगे ग्रे आना चाहिए, ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट का भी तो रोल होता है कुछ ना कुछ, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, फिनोटाइप के एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन हमें ध्यान रहेगा व्हाइट और ब्लैक का एक इंटरमीडिएट फॉर्म आया है, ब्लू आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेदर कलर ऑफ एंडालुसियन फाउल है, ये भी किसका एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। एक एग्जांपल लेते हैं, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। स्टार्च के जो ग्रेन होते हैं ना, जो सेल के अंदर बनते हैं, इन सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट के जो सीड्स हैं, उन सीड्स को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उनकी सेल्स में आपको क्या दिखेंगे? स्टार्च के ग्रेन्स दिखेंगे, जहां स्टार्च स्टोर होगा। तो किसी प्लांट के अंदर आप देखते हो कि उसके सीड की जब सेल को देखा माइक्रोस्कोप से, तो ज्यादा स्टार्च बनने के कारण जो स्टार्च के ग्रेन्स हैं वो क्या है? बड़े बड़े, लार्ज ग्रेन्स। और किसी प्लांट में जहां स्टार्च कम बन रहा है, सीड्स में कम स्टार्च है, उसकी सेल को देखोगे तो उसकी सेल्स के अंदर जो स्टार्च ग्रेन की जो साइज है वो कैसे दिखेंगे? छोटे दिखेंगे, स्मॉल साइज। अभी ऐसे क्यों हुए सब देखेंगे बाद में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफी ये एग्जांपल। तो लार्ज ग्रेन कब होगा? जब स्टार्च ज्यादा होगा। मान लो बी वाला जीन इसको कंट्रोल करता है, कैपिटल बी अगर ज्यादा होंगे, दो होंगे, तो लार्ज ज्यादा स्टार्च बनेगा, लार्ज ग्रेन आएंगे स्टार्च की। अगर स्मॉल बी होगा तो स्टार्च कम बनेगा और साइज कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया हमने, तो जो प्लांट बनेगा उसमें कैसे बने? मीडियम साइज। कैसे बने? मीडियम साइज के। ना ज्यादा ना कम बना, ना ज्यादा बना, मीडियम बना स्टार्च, तो ग्रेन भी मीडियम साइज के बने। तो यहां पर आप देख रहे हो कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन आई है, इसलिए मीडियम बना। तो आप देखो, एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो साइज स्मॉल, एक डोमिनेंट एलील हुआ तो साइज मीडियम, दो डोमिनेंट एलील हुए तो साइज लार्ज। कैसा हुआ ये? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। कैसा हुआ? क्वांटिटेटिव। एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो व्हाइट, एक डोमिनेंट एलील आया तो एक्सप्रेशन आया थोड़ा सा कलर में, दो डोमिनेंट एलील हुए तो कलर और ज्यादा डार्क हो गया, ब्लैक हो गया। क्या है ये? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। व्हाइट, एक आया डोमिनेंट पिंक, दो आए रेड। तो ये सारे कैरेक्टर जो है ये कैसे हैं? एक जीन से कंट्रोल होने वाले। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर मतलब क्या है? मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। और मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर किसके एग्जांपल होते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है तो मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स बनते हैं। एक लेके आएंगे ब्लैक बुल, और एक लेके आएंगे काला सांड, और गोरी गाय। ब्लैक बुल एंड व्हाइट काउ।
इन दोनों के बीच में जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा कि B1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर एंड B2 LL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट। और जब F1 जनरेशन बनाई आपने तो B1 B2 आए और दोनों एलील कैसे हैं, इक्वली डोमिनेंट। तो आपने देखा कि जो F1 इंडिविजुअल आया वो कैसा आया, रोन आया। रोन मतलब चितकबरा। क्या होता है, चितकबरा। जो आपने केटल देखी भी होगी जिसमें ब्लैक पैचेस भी हैं और व्हाइट भी हैं, उसे क्या बोलेंगे, चितकबरा या रोन। तो एक काफी अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए कोडोमिनेंसी को। या आपने देखा होगा अगर ये हम रेड बुल ले लें और इधर क्या ले ले, व्हाइट काउ ले ले, तो आपको पैचेस रेड और व्हाइट के भी देखने को मिलेंगे। उसी को भी रोन ही बोलेंगे, उसको भी क्या बोलते हैं, चितकबरा ही बोलते हैं। तो पैचेस में जब आता है तो क्या बोलते हैं, रोन बोलते हैं। तो काफी अच्छा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंसी को समझने के लिए, हमने बहुत बार देखा भी होता है, तो इसलिए इस एग्जाम्पल को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसमें अगर आप F2 बनाओगे तो एक बार देख लो, F2 हालांकि बनाओगे नहीं तब भी आपको समझ में आ गया है कि रेशो क्या आएगा, 1:2:1 ही आएगा। तो फिर भी बना के देख लेते हैं, B1 B2। अच्छा, इसमें F2 बनाने के लिए क्या करोगे, सेल्फिंग नहीं होती, ये एनिमल है ये। इसमें क्या होगा, सेम जीनोटाइप के बीच में सेल्फिंग कराएंगे जो F1 है। जो सेम जीनोटाइप रख रहे हैं, जो F1 F1 के इंडिविजुअल है, सब में B1 B2 है, तो सिबलिंग्स के बीच में क्या होगा, मैटिंग होगा। तो बोलेंगे सिब मैटिंग। क्या बोलते हैं, सिब मैटिंग, जिनके सेम जीनोटाइप है। अच्छा, क्या आएगा, ब्लैक आएगा, और क्या आएगा, रोन आएगा, और क्या आएगा, रोन आएगा, और क्या आएगा, व्हाइट आएगा। क्या PR एंड GR बोथ आर इक्वल टू 1:2:1 होगा? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सब बना के अगर नहीं भी देती तब भी आपको पता चल गया था कि मुझे ऐसा लग रहा जल गया हो, आ गया था ना। चलो, फेनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो कब कब इक्वल होते हैं, जब कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाए, जब कैरेक्टर कोडोमिनेंस दिखाए, जब क्या हो, टेस्ट क्रॉस में भी इक्वल होता है। कुछ और एग्जांपल्स, ये तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है हालांकि, ये तो आपको आसानी से समझ में आए कोडोमिनेंसी क्या होती है, कैसे पैचेस के फॉर्म में कैरेक्टर इनहेरिट होता है, इसलिए बताया गया है। एनसीईआरटी में दो दूसरे एग्जांपल दिए हैं इसको समझाने के लिए। ये एग्जांपल दिया है, ट्रेट या कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। देखो, सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे हालांकि, लेकिन सिकल सेल एनीमिया कब होती है, जब आपके पास जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो होती है। तो बीटा चेन के लिए मान लो 2 एलील होते हैं, और अगर दोनों एलील आपके पास कैसे हैं, नॉर्मल है, तो आपकी आरबीसी कैसी बनेगी, नॉर्मल बनेगी, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास बीटा चेन का एक एलील कैसा है, नॉर्मल है, और एक एलील कैसा है, एब नॉर्मल है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया का, या क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया का। अब जब ये 2 एलील होते हैं ऑर्गेनिज्म के पास, तो ये वाला एलील अपनी चलाता है और ये वाला एलील अपनी चलाता है। ये वाला एलील क्या करेगा, अच्छी बीटा चेन्स बनाएगा, तो आरबीसी का जो शेप रहेगा नॉर्मल शेप बनवाएगा, तो नॉर्मल आरबीसी बनती है इससे। तो हाफ आरबीसी तो नॉर्मल बनेगी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन ये वाला रेसेसिव तो है नहीं, ये भी अपने चलाएगा, और ये एबनॉर्मल बीटा चेन्स बनवाएगा, तो उससे क्या बनेगी, एबनॉर्मल या सिकल शेप्ड आरबीसी भी बनेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी कोई ऑर्गेनिज्म सिकल सेल एनीमिया के लिए ट्रेट होता है या कैरियर होता है, मतलब वो सिकल सेल एनीमिया का नॉर्मल एलील भी रखता है और एबनॉर्मल एलील भी रखता है, तो दोनों एलील क्या होते हैं, इक्वली डोमिनेंट होते हैं। एक एलील नॉर्मल आरबीसी बनाता है और एक एलील एबनॉर्मल आरबीसी बनाता है, एबनॉर्मल शेप बनाता है, सिकल शेप बनाता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ है, कोडोमिनेंसी। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, जब डिजीज पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको, लेकिन पता तो चला ना कि कैसे 2 एलील क्या हो रहे हैं,
कोडोमिनेंस से दिखा रहे हैं और इक्वली काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको मैं, यहां है तो सही बजा, कितनी बची है, कितनी बची हुई देखो, बची है इतनी, देखो थर्ड, लिखने के लिए टाइम देंगे, पहले मैं मुझे समझा लेने दो। देखो ब्लड ग्रुप के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, एबीओ, एमएन ब्लड ग्रुप, आरएसएस, आरएच ब्लड ग्रुप, ऐसे होते हैं। तो उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसमें अगर किसी के पास एबी ब्लड ग्रुप है, तो एबी ब्लड ग्रुप किस वजह से बना है, कोडोमिनेंस की वजह से बना है। जब आपके पास ब्लड ग्रुप को लेकर के दो एलील है, आईए और आईबी, दो एलील है, तो आईए एलील आपके आरबीसी के ऊपर क्या बनवाएगा, ए एंटीजन बनाएगा, और आईबी एलील आपके आरबीसी के ऊपर क्या बनाएगा, बी एंटीजन बनाएगा, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, एबी। तो जब कभी किसी के पास दो एलील होते हैं तो दोनों कोडोमिनेंस दिखाते हैं, दोनों काम करते हैं, और दोनों काम करते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाता है, एबी। तो एबी ब्लड ग्रुप का आना भी एक प्रकार से किसका एग्जांपल है, दो एलील का इक्वली काम करना। अगर ये इक्वली काम नहीं करते तो क्या कोडोमिनेंसी दो एंटीजन बनते, नहीं बनते, तो एबी ब्लड ग्रुप नहीं आता, तो हम बोलेंगे एबी ब्लड ग्रुप ऑफ एबीओ सिस्टम किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंसी का, यह भी कोडोमिनेंसी के कारण आया है। सारा ब्लड ग्रुप नहीं, ए ब्लड ग्रुप नहीं, बी ब्लड ग्रुप नहीं, ओ ब्लड ग्रुप नहीं, कौन सा ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, एबीओ सिस्टम में कोडोमिनेंसी का। सिकल सेल एनीमिया में भी कौन, सिकल सेल जो ट्रेट रख रहा है, जो कैरियर इंडिविजुअल है, वो किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंसी का। किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंसी का। तो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट क्या है उनको टिक कर लेते हैं। ये तो ये काफी एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का है वो इंपॉर्टेंट है कुल मिला के। ये एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का, और ये एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें वो राउंड रिंकल वाला भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अभी तो साइज की बात हो रही, वो शेप की बात कर रहे हो तुम, ये अभी किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज ग्रेन साइज की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ स्टार्च। लिख लिया बच्चों आपने, जब कभी एक जीन, वन जीन अगर टू एलील रख रहा है, तो ये बात किसने कही थी, एक जीन दो एलील रखता है, किसने बात कही थी, मेंडल ने। तो वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन अगर जीन क्या रख रहा है, मोर देन टू एलील्स अगर रखता है, तो फिर वो जो जीन हो गया वो किसका एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक जीन है, ये जीन अगर मान लो दो ही पॉपुलेशन में दो ही कॉपी रखता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो क्या ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होता, नहीं। इसमें अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते और हमें पता चलता कि एक और एलील है टिडेस, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे कि ये जीन किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का। अच्छा, एक जीन दो से ज्यादा एलील क्या किसी एक ऑर्गेनिज्म में रख सकता है, क्या किसी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में रख सकता है, नहीं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो ऑलवेज एक जीन की मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं, दो।
तो फिर आपको अगर मल्टीपल एलिलिज्म को समझना है, जैसे आप ब्लड ग्रुप को समझने जा रहे हो, एबीओ ब्लड ग्रुप को, जिसका जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, जिसके जीन को आई जीन बोलते हैं। अब अगर आपने मुझे स्टडी किया, क्रोमोसोम नंबर 9 को स्टडी किया, तो आपको पता चला कि इनके पास दो एलील है, एक आई ए है और एक आई बी है। तो क्या आप ये समझ पाए कि आई जीन मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है? नहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करोगे तो वहां तो मैक्सिमम कितने एलील देखने को मिलेंगे? दो ही देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर समझना है कि एक जीन मल्टीपल एलील्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके मल्टीपल एलील है कि नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबके क्रोमोसोम नंबर 9 में जहां आई जीन होता है उनको देखना पड़ेगा, सेम लोकस को देखना पड़ेगा। आपने इसमें देखा तो इसमें पता चला कि इसमें भी आई ए है, मेरे पास आई भी था, इसके पास आई है। अभी भी पॉपुलेशन में कितने एलील है? दो ही है। इसके पास आई भी है, अभी भी पॉपुलेशन में कितने हैं? दो ही है। किसी तीसरे के पास देखा, चौथे के पास देखा तो पता चला उसके पास आई ए आई ओ है। तो एक पहले आई ए एलील भी मिलता था, आई बी भी मिलता है, और उसी लोकेशन पे पॉपुलेशन में क्या मिल रहा है? आई ओ भी मिल रहा है। मतलब कि पूरी पॉपुलेशन को अगर आपने देखा और पता चला कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रोमोसोम नंबर 9 पर जहां आई जीन मिलता है ब्लड ग्रुप का, वहां 3 फॉर्म्स मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल हुआ? मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, अगर कोई जीन मल्टीपल एलील शो कर रहा है, मल्टीपल एलील्स रख रहा है, तो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने एलील रखेगा? दो रखेगा। वो गेमिट में कितने एलील रखेगा? एक ही रखेगा, चाहे वो मल्टीपल एलील्स को फॉलो कर रहा है। वो सारे पॉसिबल टाइप के एलील्स कहां रखेगा? पॉपुलेशन में रखेगा, सेम लोकस पर। पॉपुलेशन की सेम लोकस को देखोगे तो हो सकता है कि अगर उसके दो से ज्यादा एलील है तो आपको देखने को तब मिलेंगे। तो मल्टीपल एलील्स की स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंडिविजुअल चाहिए, गैमेट चाहिए, या पॉपुलेशन चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए। क्लियर? अच्छा, अगर मान लो इसके पास दो ही एलील होते, जैसे पहले अपन बोलते थे दो एलील होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दो एलील होते हैं, तो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के पास क्या क्या जीनोटाइप बन सकते हैं दो एलील को लेकर के? कैसे कैसे बन सकते हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, अगर 3 एलील होते हैं पॉपुलेशन में तो कितने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जीनोटाइप के? भाई किसी में हो सकता है कैपिटल टी, किसी में हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, किसी में हो सकता है स्मॉल टी, किसी में क्या हो सकता है? टीडेस, किसी में क्या हो सकता है? टीडेस स्मॉल टी, किसी में क्या हो सकता है? टीडेस कैपिटल टी। हो सकता है ना? तो अगर 3 एलील होंगे तो इतने टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं, 2 एलील होंगे तो इतने टाइप, अगर 4 एलील होंगे तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर जीन के 10 एलील है, सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, सारे जीनोटाइप बनाओ, पूरे जो जितना 2-3 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम में, उसे कॉम्बिनेशन बनाने में लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला होना चाहिए ना, जिसमें पता चले कि भाई ये इतने एलील है तो इतने टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हमारे पास क्या है? मल्टीपल एलील्स को जब कोई चीज फॉलो करती है तो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने बन सकते हैं उन एलील से, उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बोलो जरा? n+1/2। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलील्स। क्लियर सबको? चलो, अगर पॉपुलेशन में ये फॉर्मूला सही है कि नहीं ये चेक करते हैं। 2 एलील अगर है पॉपुलेशन में तो कितने कॉम्बिनेशन? 3 बनना चाहिए। देखते हैं 3 लाके देता है कि नहीं देता है। 2+1 3, 3 × 2 6/2, सही लगे दिया। चलो 3 एलील है तो 3+1 4, 4 × 3 12, 12/2 6, 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला इसका मतलब क्या है? सही है। ठीक है, चलो आप बोलोगे सर आपने जब भी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बताए हैं तब आपने टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला भी बताया है, तो फिर मल्टीपल एलील्स अगर होंगे तो कितने टाइप के फिनोटाइप बनाएंगे उसका भी फॉर्मूला बता दो। उसका फॉर्मूला नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भाई जीन 1 है कोई सा, वो 3 एलील रख रहा है। अब वो 3 एलील आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे फिनोटाइप लाते हैं, वो अलग चीज है। अब कोई जीन बी है, वो 4 टाइप के एलील रख रहा है, वो आपस में अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और अलग तरीके से फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। तो हर एक जीन के जो मल्टीपल एलील्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो कोई जनरल फॉर्मूला हम बना नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपको जानना है तो उस कैरेक्टर को पर्टिकुलर जानना होगा, उसके सारे एलील को समझना होगा,
और सारे एलील का इंटरेक्शन अगर आपको पता है एक दूसरे का, तो फिर आप नंबर ऑफ फिनोटाइप बता सकते हो। जैसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप के सारे एलील के बारे में जानते हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हम बता सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 टाइप के फिनोटाइप आते हैं, ए बी, ए बी और ओ। लेकिन ऐसे हर किसी के लिए जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते। एनसीईआरटी ने पूछा है क्वेश्चन के फॉर्म में, क्या आप टाइप ऑफ फिनोटाइप बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि एलील्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट लिख देते हैं। टू स्टडी मल्टीपल एलील्स क्या रिक्वायर्ड है? पॉपुलेशन स्टडीज रिक्वायर्ड। बस कल हम पढ़ेंगे इससे, फिर आज हुआ कंप्लीट। आपकी 2 क्लास और है। चलो मेरा तो हो गया काम आज का। आज का तो ठीक है, आज का काम हो गया है कंप्लीट। तुम्हारे क्लास में क्या है, ये सब कैमरा लगा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा तो आप अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है हमें, अच्छे से पढ़ना है, और साथ में ही क्वेश्चंस को क्या करते रहो, सॉल्व करते रहो। बहुत सारे क्वेश्चंस है चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो शुरू के 80 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए होंगे। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंसी वाला भी आ गया है, इसे भी सॉल्व करना। ये चैप्टर